पूर्वी क्षेत्र में ध्रुवकोटि पहाड़। प्राचीन टेलीपोर्टेशन संरचना के भीतर 5 आकृतियां उभरीं। नेता कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी, जिसके पीछे यश, वीर और साक्षी थे। समर्थ पीछे खड़ा था और फिर वह छोटी लड़की थी। स्नेहा उस छोटी लड़की की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी सुंदर आंखें अजीबता और डर से भरी थीं, क्योंकि वे 4 टोकन पर निर्भर करके आध्यात्मिक क्षेत्र में आए थे, लेकिन यह छोटी लड़की उनके साथ आई और बिना टोकन के सीधे यहां टेलीपोर्ट हो गई। मूल रूप से जब रुद्र ने छोटी लड़की को स्नेहा को सौंपा था, वह उसे भगाना चाहती थी, लेकिन परिणाम स्वरूप छोटी लड़की पूरे रास्ते उनके पीछे पीछे आई और जाने से मना कर दिया। पता नहीं रुद्र का क्या हाल है, समर्थ ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, रुद्र की अपनी किस्मत है। वह शायद पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गया होगा, यशवीर ने कहा। ऐसा कहते हुए वह वास्तव में रुद्र के लिए किसी और से ज्यादा चिंतित था। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर तुम मर गए तो वह शायद नहीं मरेगा। चलो, पहले हमें रहने की जगह ढूंढनी होगी और फिर रुद्र से संपर्क करने का तरीका ढूंढना होगा। स्नेहा ने बोलने के बाद रास्ता दिखाना शुरू किया। अगर रुद्र नहीं है तो उसे अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। आज स्नेहा को देखकर यशवीर आश्चर्यचकित नहीं हो सका, लेकिन साथ ही थोड़ा खुश भी था। ये दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थीं। पीछे चल रही छोटी लड़की ने उदासीनता से चारों ओर देखा, जैसे कि वह अपनी पिछली जमीन का निरीक्षण कर रही हो। प्राचीन काल से मानव लोक और आध्यात्मिक लोक एक ही क्षेत्र में थे, लेकिन प्राचीन समय में कुछ परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मानव लोक और आध्यात्मिक लोक अलग हो गए। क्या यह आध्यात्मिक लोक है? रुद्र एक ऊंचे शिखर पर खड़ा था और चारों ओर देख रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की यह मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी सच्ची ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। हालांकि यह हर बार केवल थोड़ा सा सुधार करता है, लेकिन अगर आप इस आध्यात्मिक लोक में पूरे साल रहते हैं तो समय के साथ यह आपको उच्च स्तर तक सुधारने के लिए पर्याप्त होगा। आध्यात्मिक लोक का वातावरण वास्तव में मानव लोक से कहीं बेहतर है। स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले वातावरण में पैदा हुए लोगों की प्रतिभा मानव लोक के लोगों से कहीं अधिक होती है। इसके साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण, चाहे प्रतिभा में हो या साधना में, मानव लोक की कोई भी चीज इसके साथ तुलना नहीं कर सकती। रुद्र ने अपने आप से कहा। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान अधिक स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने पैदा कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक लोक में पैदा हुए लोग पहले से ही ऐसी अनूठी परिस्थितियों के साथ हैं जो मानव लोक के लोगों से तुलना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि मानव लोक के मार्शल आर्ट्स साधक आध्यात्मिक लोक में आने के लिए इतने उत्सुक हैं। मैं अभी जिस जगह पर हूं वह पूर्वी सीमा होनी चाहिए, है ना? रुद्र ने अपनी चेतना को प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डुबोया और फिर सुद्रस से पूछा। यह पूर्वी सीमा की सीमा है। आध्यात्मिक लोक के 10 क्षेत्रों में पूर्वी सीमा 8वें स्थान पर है और सबसे नीचे है। लेकिन भले ही यह सबसे नीचे हो, यह उस मानव लोक से तुलना नहीं की जा सकती जिसमें आप हैं, सुद्रस ने शांति से कहा। उनके विचार में मानव लोक एक बंजर भूमि है। जिस स्थान पर मैं चढ़ा वह मानव डोमेन के सुदूर पूर्व में 7 राज्यों से संबंधित है। इसलिए पूर्वी सीमा के पश्चिम में मुझे बाली कबीले द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में होना चाहिए। रुद्र ने वेदांत से सीखी गई जानकारी के आधार पर अपनी स्थिति का अनुमान लगाया और फिर चाचा और अन्य लोगों की स्थिति का अनुमान लगाया। चाचा और अन्य लोगों ने वेदांत और अन्य लोगों के टोकन का उपयोग करके आध्यात्मिक लोक तक पहुंच प्राप्त की, इसलिए वे निश्चित रूप से बाली कबीले के क्षेत्र में पहुंच गए होंगे। रुद्र को ठीक ठीक नहीं पता था कि कहां, लेकिन पहले से तय समझौते के अनुसार चाचा और अन्य लोगों को पहले ठहरने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी और फिर उससे संपर्क करना होगा। राजकुमारी दीक्षा भी चढ़ चुकी है और रुद्र निश्चित रूप से उसे भी ढूंढेगा। जब रुद्र के शरीर में दुष्ट ऊर्जा उन्मत्त रूप से उभर रही थी,
और इसके शरीर से बाहर निकलने के संकेत दिखाई दे रहे थे। दुष्ट ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसे छोड़ने पर यह 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। क्रॉस डोमेन परीक्षण की प्राचीन संरचना में रुद्र ने अंदर के सभी जादुई जानवरों को मार डाला और दुष्ट ऊर्जा को जब्त करने की विधि के माध्यम से दुष्ट ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे रुद्र सीधे चौथे स्तर में प्रवेश कर गया। लेकिन क्योंकि दुष्ट ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था, कभी कभी ये दुष्ट ऊर्जाएं शरीर में उभरती रहती थीं और किसी भी समय बाहर आने के संकेत दिखाती थीं। दुष्ट ऊर्जा उभर रही थी, इसलिए रुद्र को पहले रुकना पड़ा। दुष्ट ऊर्जा को जब्त करने की विधि का उपयोग करना पड़ा और धीरे धीरे अपने शरीर में दुष्ट ऊर्जा को परिष्कृत करना पड़ा। परिष्कृत करते समय रुद्र तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास भी कर रहा था। आज रुद्र की तलवार मार्शल आर्ट्स कौशल 583 स्तरों के शिखर पर पहुंच चुके हैं। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो रुद्र का अनुमान है कि बिना किसी दुर्घटना के हजारों तलवार मार्शल आर्ट्स कौशल को पूरा करने में कम से कम 2 साल लगेंगे, ताकि तलवार मार्ग पर तलवार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। अगर हम रहस्यमयी 5 आत्मा क्षेत्र काय को ढूंढ पाते तो अच्छा होता। रुद्र को रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र की याद नहीं आ सकी। वह वहां 1.5 साल रहा और बाहर केवल कुछ दिन बीते। मानव लोक का रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र और आध्यात्मिक लोक का रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र अलग है और उनके बीच कोई टकराव नहीं है। इसलिए रुद्र अभी भी आध्यात्मिक लोक के रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हालांकि हमें पहले रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र को ढूंढना होगा। दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे परिष्कृत हो रही थी। रुद्र ने इसे अपने शरीर में लेना शुरू किया और 10 फीट ऊंची दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अचानक रुद्र की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। दूर से गर्जन की आवाजें सुनाई दी और फिर एक विशाल काले पट्टी वाला शैतानी शेर बाहर निकला। शैतानी शेर पर एक मजबूत युवक बैठा था। यह व्यक्ति अत्यंत पतला और सुडौल था। उसकी बैंगनी आंखें अत्यंत अनूठी थीं। इस काले पट्टी वाले शैतानी शेर के पीछे एक समूह लोग उसी काले पट्टी वाले शैतानी शेर पर सवार होकर आए, लेकिन अन्य काले पट्टी वाले शैतानी शेर उतने बड़े नहीं थे जितना नेता का था। दुष्ट ऊर्जा का चौथा स्तर। यह भाई दुष्ट ऊर्जा में बहुत कुशल है, नेतृत्व करने वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं विराज चोल हूं। मुझे नहीं पता कि आपका का नाम क्या है। चोल कबीला। रुद्र को वेदांत ने बाली कबीले के क्षेत्र के भीतर हजारों मील में अन्य ताकतों के बारे में बताया था। चोल कबीला और बाली कबीला दोनों पूर्व में 8 गोल्डन ऑनर्डर कबीलों में से प्रमुख कबीले थे। इसलिए रुद्र को इस क्षेत्र में चोल कबीले के लोगों से मिलने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मेरा नाम रुद्र है, मैं एक स्वतंत्र साधक हूं, रुद्र ने जवाब दिया। अधिकांश स्वतंत्र साधक उन मार्शल आर्ट्स साधकों को संदर्भित करते हैं जो किसी भी ताकत से संबद्ध नहीं हैं। आध्यात्मिक लोक में कई स्वतंत्र साधक हैं और उनमें से अधिकांश सबसे निचले स्तर के मार्शल आर्ट्स साधक हैं। बेशक कुछ शक्तिशाली स्वतंत्र साधक भी हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यक हैं। भाई रुद्र ने अपनी दुष्ट ऊर्जा को चौथे स्तर तक विकसित किया है, फिर भी वह एक स्वतंत्र साधक है। विराज ने आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा। तार्किक रूप से इस स्तर के लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के, किसी भी कबीले द्वारा सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाते। मैं गहरे पहाड़ों और दलदलों में अभ्यास कर रहा था और हाल ही में प्रशिक्षण के लिए बाहर निकला हूं, रुद्र ने लापरवाही से कहा। मैं समझ गया। विराज ने हल्के से सिर हिलाया। यह स्पष्टीकरण समझ में आता था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, भाई रुद्र अभी अभी गहरे पहाड़ों और दलदलों से प्रशिक्षण के लिए निकले हैं। उन्हें आज की दुनिया में बदलावों के बारे में पता नहीं होगा। मेरे साथ इंतजार करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको भाई रुद्र गोल्डन ऑनर्डर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अवलोकन दे सकता हूं। मेरी इस तरह मदद करके क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं? रुद्र ने जानबूझकर सतर्क नजर आए। आखिरकार वह एक मार्शल आर्ट साधक था जो पहाड़ों और दलदलों से निकला था। यह शब्द सुनकर विराज चौंक गया।
उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना स्पष्टवादी होगा। वह हंस पड़ा, अपनी शर्मिंदगी को छिपाते हुए। भाई रुद्र, चिंता न करें, मैं आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं बस भाई रुद्र के साथ तुरंत घुल मिल गया। मैं बस आपके साथ, भाई रुद्र, दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती करना पहला कदम है। विराज का असली उद्देश्य रुद्र को अपने पक्ष में करना, उसे चोल कबीले में भर्ती करना और अपने उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना है। आखिरकार इतनी कम उम्र में दुष्ट ऊर्जा को चौथे स्तर तक विकसित करने वाला मार्शल आर्ट्स साधक बहुत दुर्लभ है। ऐसा करने के लिए कम से कम दसियों लाख प्राणियों को मारना होगा। केवल वे लोग जो गहरे पहाड़ों और दलदलों में जीवित रहते हैं इतने सारे प्राणियों को मार सकते हैं। तो यही दोस्ती है? तो क्या अब आप और मैं दोस्त माने जाते हैं? रुद्र ने उलझन भरे अंदाज में देखा। हाँ, हम दोस्त हैं। विराज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर अपने पास खड़े व्यक्ति को इशारा किया। नीचे आओ और भाई रुद्र को शैतानी शेरों का एक समूह दो। हाँ। अनुयायी सम्मानपूर्वक नीचे कूद गया। रुद्र ने अपनी दुष्ट ऊर्जा को समेट लिया और शैतानी शेर की पीठ पर कूद गया। हालांकि यह उसका पहली बार था जब वह किसी शैतानी जानवर की सवारी कर रहा था। शैतानी शेर पर बैठना काफी अच्छा था। इसका फर नरम और बहुत आरामदायक था। मुख्य बात यह है कि शैतानी शेर की शैतानी ऊर्जा बहुत कमजोर थी, लगभग न के बराबर। यह स्पष्ट रूप से कई पीढ़ियों से पालतू बनाए गए शैतानी शेर का वंशज था। भाई रुद्र, मैं इस बार इंद्रपुर जा रहा हूं ताकि अपने चोल कबीले के बाकी लोगों से मिल सकूं। इसलिए मैं भाई रुद्र को मेरे साथ आने के लिए कह रहा हूं। अगर रास्ते में भाई रुद्र को कुछ पता नहीं है या समझ नहीं आता तो बस मुझसे पूछें। अगर भाई रुद्र को किसी चीज की जरूरत है तो बस कहें और मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा। विराज ने रुद्र से कहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। रुद्र को गोल्डन ऑन ऑर्डर इंद्रपुर के बारे में थोड़ा बहुत पता था। यह गोल्डन ऑन ऑर्डर क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था, जिसे 8 गोल्डन ऑन ऑर्डर कबीलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया और नियंत्रित किया जाता था। यह गोल्डन ऑन ऑर्डर क्षेत्र का सबसे समृद्ध स्थान भी था। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नेहा और अन्य लोग संभवतः इंद्रपुर जाएंगे। आखिरकार यह गोल्डन ऑर्डर क्षेत्र का सबसे समृद्ध शहर है। इंद्रपुर जाकर स्नेहा और अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करें। इसके अलावा रुद्र अपने माता पिता के बारे में भी पूछताछ करना चाहता था। उस समय मानव लोक में वह कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब वह आध्यात्मिक लोक में आ चुका है। संभवतः वे आध्यात्मिक लोक में हैं। काले पट्टी वाले शैतानी शेर पर सवार होकर रुद्र और विराज ने कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू किया और बातचीत शुरू की। अपरिचितता की भावना कुछ समय बाद काफी कम हो गई। बातचीत से रुद्र को पता चला कि विराज चोल कबीले की 7वीं सीधी वंशज है। चोल कबीले की मुख्य वंश को छोड़कर अन्य सीधी वंशजों को चोल कबीले द्वारा नियंत्रित 8 शहरों में गैरिसन के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक शहर में एक वंशज द्वारा गैरिसन किया जाता है। हर 2 साल में चोल कबीला 8 वंशजों में से उन युवा पीढ़ी के लोगों को बुलाता है जो मुख्य राज्य तक पहुंच चुके हैं, एक बैठक के लिए, और फिर कबीले के अनुभव में भाग लेते हैं ताकि युवा पीढ़ी की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सके और स्कोर दिए जा सकें। उच्च स्कोर वाले सीधे वंशजों को स्वाभाविक रूप से चोल कबीले से प्रमुख प्रशिक्षण प्राप्त होगा। विराज पहले से ही 18 साल का है और उसने हाल ही में गहन सत्य क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसे मानव दुनिया में मार्शल किंग राज्य के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में करने वाले विराज को इस साल के कबीले के प्रशिक्षण में भाग लेने की योग्यता है। 18 साल का मार्शल किंग। मानव लोक में वे पहले से ही शीर्ष दुष्ट प्रतिभाओं के स्तर से ऊपर हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक लोक में यह बहुत सामान्य है। इंद्रपुर में 8 कबीलों में 18 साल की उम्र में मार्शल किंग बनने वालों की तो बात ही छोड़ दें। 14 या 15 साल की उम्र में गहन सत्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले और मार्शल किंग बनने वाले भी हैं। अगर मैं कुछ महीने बाद करता तो बेहतर होता, विराज ने आह भरी। कुछ महीने बाद क्यों? रुद्र ने उलझन में पूछा। भाई रुद्र को सच बताऊं, मेरी प्रतिभा सबसे शीर्ष नहीं है, वरना मैं 18 साल की उम्र तक गहन सत्य क्षेत्र में नहीं करता।
मैंने अभी अभी किया है और मेरा क्षेत्र अभी तक स्थिर नहीं है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मैं उन चचेरे भाइयों से तुलना नहीं कर सकता जो पहले से ही गहन सत्य क्षेत्र में कुछ समय से हैं। विराज ने धीरे धीरे कहा, अगर यह 1 साल बाद होता, मेरे क्षेत्र के स्थिर होने के बाद, और 2 साल बाद कबीले के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वापस आने पर मेरे पास प्रशिक्षण पास करने का बहुत अच्छा मौका होता। अब मेरी क्षमता के साथ प्रशिक्षण पास करना बहुत मुश्किल है। रुद्र बोलने ही वाला था कि उसे अचानक सामने कुछ हलचल महसूस हुई। गर्जना, काले पट्टी वाला शैतानी शेर गरजा। विराज का चेहरा सतर्क हो गया और पीछे के गार्ड भी सतर्कता से आगे की ओर देखने लगे। तुम चोल कबीले के विराज हो, है ना? कोई तुम्हारी जान खरीदना चाहता है। काले कवच पहने हुए लोगों का एक समूह सामने प्रकट हुआ। इन लोगों ने अपने चेहरे पूरी तरह से ढक रखे थे, जिससे उनका चेहरा देखना असंभव था। पहले 3 लोग 1 फुट ऊंचाई पर निलंबित थे। उनके पैरों से हवा का प्रवाह निकल रहा था। विराज का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि ये तीनों गहन सत्य क्षेत्र राज्य के मार्शल किंग थे और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक हथियार तलवार निकाली। भाई रुद्र, दूसरा पक्ष मुझे मारने के लिए आया है। अगली बार भागने के समय सावधान रहें, विराज ने रुद्र को बताया। रुद्र ने आश्चर्य से विराज की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराज उसे चेतावनी देगा। आखिरकार इस समय कौन दूसरों की परवाह करता है? खासकर दोनों की मुलाकात को ज्यादा समय नहीं हुआ था। यह वाक्य कहने में सक्षम होना यह दिखाता है कि विराज का स्वभाव बुरा नहीं है। मारो, काले कवच वाले व्यक्ति के नेता ने गहरी आवाज में कहा। तुरंत काले कवच वाले लोगों की एक बड़ी संख्या उनकी ओर दौड़ी। वे न केवल अत्यंत तेज थे, बल्कि उनकी संख्या भी बड़ी थी। लगभग 60 लोग थे, जबकि विराज के पास केवल 40 लोग थे। युवा मालिक की रक्षा करो, मुख्य गार्ड ने चिल्लाया। गार्ड्स का एक समूह विराज के चारों ओर इकट्ठा हो गया और कुछ गार्ड बिखर गए और आसपास के क्षेत्र में अपने दम पर लड़ना पड़ा। रुद्र को भी एक तरफ धकेल दिया गया। 2 काले कवच वाले लोगों ने देखा कि रुद्र की साधना का स्तर ज्यादा नहीं था और वह केवल हैदान क्षेत्र में था, इसलिए उन्होंने इसे आसान शिकार समझा। उनके चारों ओर घेरने वाले 2 काले कवच वाले लोगों का सामना करते हुए रुद्र ने सीधे उन पर मुक्का मारा। धम, मुक्का गुजरा और काले कवच वाला व्यक्ति एक ही मुक्के में मारा गया। मुक्का गैंग, क्या तुम एक शारीरिक मार्शल आर्ट्स साधक हो? दूसरे काले कवच वाले व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह एक आसान शिकार है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र एक लोहे का टुकड़ा होगा। तुम सही हो। रुद्र ने पहले से ही छाती पर मुक्का मारा था और स्तर्नम तुरंत टूट गया। दूसरा काला कवच वाला व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका था। दुष्ट ऊर्जा को जब्त करने की विधि। रुद्र ने बस लापरवाही से दुष्ट ऊर्जा को जब्त करने की विधि को छोड़ा। अप्रत्याशित रूप से 2 काले कवच वाले लोगों ने वास्तव में बहुत सारी दुष्ट ऊर्जा दी। हालांकि उन्होंने स्वयं दुष्ट ऊर्जा की साधना नहीं की थी। शायद उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था और उनकी अपनी दुष्ट ऊर्जा भी बहुत मजबूत थी। चारों ओर लगातार लड़ाई की आवाजें थीं। काले कवच वाले लोगों के निरंतर हमले के तहत गार्ड एक एक करके बिखर गए। कुछ गार्ड बदकिस्मत थे और कई काले कवच वाले लोगों द्वारा घेर कर तुरंत मार दिए गए। गार्ड लगातार गिर रहे थे और विराज उस समय खतरे में था, क्योंकि वह केवल गहन सत्य क्षेत्र में था और सबसे ऊंचा गार्ड हैदान क्षेत्र के शिखर पर था। गहन सत्य क्षेत्र के 3 काले कवच वाले लोगों के घेरे में हाल ही में करने वाले विराज जल्दी ही खतरे में पड़ गए। इस समय विराज को अपने कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने देखा कि उसका दाहिना कंधा एक खंजर से छेद दिया गया था। तुम्हें मरना चाहिए, चलो रास्ते पर चलें। गहन सत्य क्षेत्र के 2 काले कवच वाले लोग हमला करने आए। पहले से ही हमला करने वाले काले कवच वाले व्यक्ति के साथ मिलकर तीनों ने एक मारक हमला बनाया। बुरा हुआ, विराज का चेहरा पीला पड़ गया। तीनों के संयुक्त हमले के तहत भले ही वह मरे नहीं, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। एक आश्चर्यजनक तलवार की रोशनी अचानक टकराई और घनी तलवार की छाया के साथ गहन सत्य क्षेत्र के 3 काले कवच वाले लोग
तलवार की रोशनी में निगल लिए गए इससे पहले कि वे आ पाते। उनमें से एक को तुरंत सिर काट दिया गया और अन्य दो को तलवार की छाया में चोट लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। विराज अवाक रह गया, खासकर जब उसने देखा कि हमला करने वाला व्यक्ति रुद्र था। वह आश्चर्य से देखने लगा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र एक तलवार साधक होगा। खूनी दुष्ट ऊर्जा की 4 परतें उभरीं और रुद्र पौराणिक शूरा की तरह था। हेदान क्षेत्र में एक तलवार साधक, दुष्ट ऊर्जा का चौथा स्तर। गंभीर रूप से घायल गहन सत्य क्षेत्र के 2 काले कवच वाले लोगों ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। उन्हें आखिरकार पता चला कि वे क्यों गंभीर रूप से घायल हुए, मुख्य रूप से लापरवाही के कारण। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हेदान क्षेत्र का एक मार्शल आर्ट्स साधक उन्हें चोट पहुंचा सकता है, न ही उन्हें उम्मीद थी कि रुद्र 4 परतों की दुष्ट ऊर्जा वाला तलवार साधक होगा। अगर उन्हें पहले से पता होता तो उनमें से एक मरता नहीं और 2 गंभीर रूप से घायल नहीं होते। रुद्र ने फिर से हमला किया और तलवार किंग क्षेत्र से तलवार की रोशनी 4 परतों की दुष्ट ऊर्जा द्वारा आशीर्वादित ने गहन सत्य क्षेत्र के 2 काले कवच वाले लोगों की गर्दन पर एक के बाद एक हमला किया। विराज ने आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा। एक बार जब गहन सत्य क्षेत्र के 3 प्रमुख काले कवच वाले लोग मर गए तो बाकी काले कवच वाले लोगों का लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था और वे जल्दी से चारों दिशाओं में बिखर गए। काले कवच वाले लोगों को पीछे हटते देख बचे हुए गार्ड्स राहत की सांस नहीं ले सके। उनकी संख्या लगभग आधी हो गई थी। केवल 20 लोग बचे थे। भाई रुद्र, अगर आज आप नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से यहां दफन हो जाता। मैं आपका एहसानमंद हूं। विराज ने ईमानदारी से हाथ जोड़कर कहा। तुम काफी शांत हो, रुद्र ने कहा। विराज घबराया हुआ नहीं दिख रहा था, बस थोड़ा थका हुआ था, जिसने रुद्र को आश्चर्यचकित किया। आखिरकार जिन लोगों को रोका और मारा जाता है वे निश्चित रूप से थोड़ा हिल जाएंगे। यह पहली बार नहीं है, विराज ने कहा। पहली बार नहीं है? रुद्र ने आश्चर्य से विराज की ओर देखा। यह सिर्फ मैं नहीं, अन्य सीधे वंशजों को भी रोका और मारा गया है। हर बार जब वे कबीले के प्रशिक्षण में भाग लेते हैं तो किसी को घात लगाकर रोका जाता है, लेकिन सौभाग्य से वे आमतौर पर गहन सत्य क्षेत्र में साधना करने वाले लोग होते हैं और बहुत ऊंचे लोग नहीं होंगे, विराज ने कहा। क्या बहुत ऊंची साधना वाले लोग हैं? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। विराज को कुछ पता लगता था। वे बहुत ऊंची साधना वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए अनिच्छुक है। अगर एक बाहर आता है तो हमारा चोल कबीला उसे नोटिस करने पर उसे मार देगा। इसके अलावा हमें निपटाने के लिए बहुत ऊंची साधना वाले लोगों की जरूरत नहीं है। कुछ गहन सत्य क्षेत्र वाले लोग काफी हैं। अगर यह और मजबूत है तो गहन सत्य क्षेत्र से ऊपर के किसी को भेजने की संभावना है, विराज ने कहा। वास्तव में ये हत्यारे अन्य 7 कबीलों द्वारा भेजे गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा कबीला है। 8 गोल्डन ऑर्डर कबीलों ने हमेशा ऐसा किया है। समय समय पर वे अन्य कबीलों की युवा पीढ़ी को रोकने और मारने के लिए लोगों को भेजते हैं। वे हमें मारने के लिए लोगों को भेजते हैं और हम भी उनके लिए मौत के सैनिक भेजते हैं। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि आध्यात्मिक लोक में मार्शल आर्ट्स की लड़ाई इतनी क्रूर होगी। मानव लोक काफी क्रूर था, लेकिन आध्यात्मिक लोक की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। भाई रुद्र, मैं आपसे मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूं, विराज ने गंभीरता से रुद्र से कहा। आपकी मदद? रुद्र ने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। मेरी कबीले के अनुभव को पास करने में मेरी मदद करें, विराज ने कहा। यह आपके चोल कबीले का अनुभव है। मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूं। मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, रुद्र ने भौहें सिकोड़कर कहा। हालांकि यह हमारे चोल कबीले के लिए एक अनुभव है, बाहरी लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों से मदद मांगने से अनुभव में अंक जुड़ सकते हैं। विराज ने यह कहते हुए रुद्र की ओर देखा। भाई रुद्र, इस बार हमारे चोल कबीले के अनुभव में कई पुरस्कार होंगे, जिसमें कीमती अमृत और कम से कम मध्यम श्रेणी या उससे ऊपर के आध्यात्मिक हथियार शामिल हैं, और यहां तक कि शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार भी होंगे। इसके अलावा अगर हम अग्रणी रैंक जीत सकते हैं
तो हम गुप्त साधना क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए भी प्रवेश कर सकते हैं। क्या आपके चोल कबीले के पास गुप्त साधना क्षेत्र है? रुद्र ने आश्चर्य से विराज की ओर देखा। गुप्त साधना क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र क्षेत्र के समान है, सिवाय इसके कि इसमें कोई आत्मा नहीं है। यह समय को धीमा कर सकता है और वहां लंबे समय तक रह सकता है, जबकि बाहर की दुनिया में केवल एक क्षण बीतता है। हमारा गुप्त साधना क्षेत्र 2 साल तक रहा है और बाहर की दुनिया में केवल 20 दिन बीते हैं, विराज ने कहा। रुद्र का दिल हल्के से हिला। अगर यह सच है जैसा कि विराज ने कहा, तो चोल कबीले का गुप्त साधना क्षेत्र रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र क्षेत्र से कहीं बेहतर है। रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र क्षेत्र में आप केवल 6 महीने रह सकते हैं, लेकिन इस गुप्त साधना क्षेत्र में आप 2 साल तक रह सकते हैं। रुद्र के लिए समय वास्तव में बहुत कीमती है। अगर आप 20 दिनों का उपयोग करके 2 साल बचा सकते हैं, तो यह एक शानदार बात होगी और यह गुप्त साधना क्षेत्र ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं, रुद्र ने कहा। धन्यवाद भाई रुद्र, विराज उत्साहित दिखे। अगर रुद्र मदद करता है तो इस अनुभव को पास करने की उनकी संभावना बहुत अधिक होगी। वास्तव में यह रुद्र के लिए भी अच्छा है। आखिरकार अनुभव में कई पुरस्कार हैं। चोल कबीले के सदस्य और अनुभव में भाग लेने वाले विदेशी दोनों ही वे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि रुद्र ने मदद करने के लिए सहमति दी थी, विराज बहुत अच्छे मूड में था और रास्ते में चलते हुए रुद्र के साथ लगातार संवाद करता रहा। लोगों का समूह धीरे धीरे दूर चला गया जब तक कि उनकी आकृतियां गायब नहीं हो गईं। लगभग 1 घंटे बाद आकाश के ऊपर एक तलवार के आकार का बादल नाव टूट गया और भव्य तलवार ऊर्जा ने आकाश को छेद दिया। जहां भी तलवार के आकार का बादल नाव गुजरा, कई राक्षस पीछे हट गए। बादल जहाज के अंदर घनी प्राचीन तलवारों से भरा हुआ है, जिनकी संख्या दसियों हजार में है, जिनमें से कई में आश्चर्यजनक आध्यात्मिकता भरी हुई है। घनी तलवार ऊर्जा लंबवत और क्षैतिज रूप से बह रही है और इन प्राचीन तलवारों से लगातार भयानक तलवार का इरादा निकल रहा है। इन प्राचीन तलवारों की उत्पत्ति असाधारण है और ये सभी इतिहास में प्रसिद्ध तलवार साधकों द्वारा छोड़ी गई है। हालांकि वे तलवार साधक मर चुके हैं, फिर भी तलवार के अंदर अद्भुत तलवार का इरादा समाहित है। एक सुंदर लड़की हवा में खड़ी थी। उसके शरीर पर आश्चर्यजनक तलवार का इरादा उभर रहा था। उसके आसपास की प्राचीन तलवारें लगातार तलवार के इरादे को बाहर निकाल रही थीं और उसे लड़की के शरीर में डाल रही थीं। जैसे ही इशिका की सुंदर आंखें खुलीं और बंद हुईं, उसके शरीर में चूसी गई तलवार का इरादा टुकड़ों में कुचल दिया गया और फिर उसकी तलवार के दिल में इकट्ठा हो गया। पास में खड़े जगत सिंह ने इस दृश्य को देखा और उत्साह दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। युवा महल मालिक का सहस्त्र तलवार का शरीर आखिरकार बन गया था। बधाई हो युवा महल मालिक, बधाई हो युवा महल मालिक। अगर महल मालिक को पता चलेगा कि युवा महल मालिक का सहस्त्र तलवार का शरीर बन गया है, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। जगत सिंह ने जल्दी से कहा, यह सिर्फ प्रारंभिक रूप से बन गया है, इसे पूरी तरह से बनने में कुछ समय लगेगा। इशिका ने अपनी तलवार के इरादे को समेटते हुए कहा। अचानक इशिका की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं और उसे एक परिचित भावना महसूस हुई। रुको, इशिका ने जल्दी से कहा। युवा महल मालिक, क्या हुआ? जगत सिंह ने जल्दी से किसी को बादल जहाज को रोकने के लिए कहा। मुझे अभी एक परिचित तलवार का इरादा महसूस हुआ, इशिका ने भौहें सिकोड़कर कहा। अजीब, वह तलवार का इरादा फिर से गायब हो गया। परिचित तलवार का इरादा? युवा महल मालिक, क्या यह युवान युवा मास्टर है? मुझे याद है कि वह एकमात्र तलवार साधक है। यह सही नहीं है। वह अब पूर्वी क्षेत्र में नहीं है, वह पहले से ही कियान क्षेत्र में चला गया है। वह आपको देखने नहीं आएगा, है ना? जगत सिंह ने कहा। यह वह नहीं है, वह तलवार का इरादा। ऐसा लगता है कि यह मानव लोक में मिले रुद्र का तलवार का इरादा है, इशिका ने कहा। भाई रुद्र, आपका मतलब उस मानव लोक की छींटी से है? जगत सिंह ने यह अनायास कहा और जब उसने इशिका का चेहरा देखा तो उसने जल्दी से अपने शब्द बदले और कहा, युवा महल मालिक, आपने निश्चित रूप से गलती की होगी। मानव लोक का तलवार साधक औसत क्षमता का है
और वह अब भी मानव लोक में होना चाहिए, वह आध्यात्मिक लोक में कैसे आ सकता है? आध्यात्मिक लोक क्या है? यह वह जगह नहीं थी जहां चींटियां आ सकती थीं। जगत सिंह ने कभी रुद्र को गंभीरता से नहीं लिया था। अगर इशिका को रुद्र के साथ रहना पसंद नहीं होता तो वह उसकी परवाह करने की जहमत नहीं उठाता। जब वह मानव लोक में था, जगत सिंह को डर नहीं था कि इशिका और रुद्र के बीच कुछ होगा, क्योंकि वे दोनों एक ही दुनिया के नहीं थे और मानव लोक में इशिका के रहने की समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसलिए उसने भी रुद्र को नजरअंदाज कर दिया था। रुद्र आध्यात्मिक लोक में आया। जगत सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र आध्यात्मिक लोक में आ सकता है। मानव लोक के लोगों के लिए आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना स्वर्ग में चढ़ने से भी अधिक कठिन है। अकेले क्रॉस रियल्म टेस्ट ही मानव लोक के लोगों को पूरी तरह से निराश करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में उसकी प्रतिभा काफी अच्छी है। मानव लोक में किसी को भेजकर उसे यहां लाने के बारे में क्या ख्याल है? इशिका ने जगत सिंह की ओर देखा। युवा महल मालिक, यह महल के नियमों के खिलाफ है। अगर वह वास्तव में सक्षम है तो वह क्रॉस रियल्म टेस्ट पास करके आध्यात्मिक लोक में आ सकता है। अगर वह सक्षम नहीं है तो भले ही आप, युवा महल मालिक, उसे यहां लाएं, यह बेकार होगा। वह अंत में केवल सामान्य में कम हो जाएगा। जगत सिंह ने जल्दी से समझाया, तुम सही हो। मैंने जो किया वह वास्तव में उल्टा पड़ गया। इशिका ने हल्के से सिर हिलाया। वह वास्तव में रुद्र की प्रशंसा करती थी और यहां तक कि रुद्र को आध्यात्मिक लोक में लाने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में उसने इसे छोड़ दिया। अगर रुद्र वास्तव में पर्याप्त शक्तिशाली है तो भले ही वह अगुवाई न करे, रुद्र फिर भी आध्यात्मिक लोक में आ सकता है। अगर रुद्र पर्याप्त सक्षम नहीं है तो अगर वह आध्यात्मिक लोक में आता है तो वह फिर भी सामान्य प्राणियों में कम हो जाएगा। मानव लोक में रहकर शीर्ष मार्शल आर्ट्स साधक बनना बेहतर होगा। युवा महल मालिक, इस बार प्राचीन खंडहर खोले गए हैं। कई ताकतों ने यहां लोगों को भेजा है। शिवालिक महल के तीसरे महल और खजाना हॉल पूर्वी सीमा, मुख्य महल के दूसरे बुजुर्ग के पोते, संघमित्रा, सभी लोग लेकर आए हैं और पहले से ही गोल्डन ऑनर्डर इंद्रपुर में प्रवेश कर चुके हैं। जगत सिंह ने कहा, हम जल्द ही गोल्डन ऑनर्डर इंद्रपुर जा रहे हैं। वे बाद में आपसे मिलने आ सकते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? जरूरत नहीं। मुझे अभी भी सहस्त्र तलवार की जड़ को स्थिर करना है। बाकी लोगों को गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ रोहिल मंडप में प्रवेश कर सकते हो, इशिका ने कहा। ठीक है। जगत सिंह ने सिर हिलाया। इशिका ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन बादल नाव पर ऊंचाई पर खड़ी होकर अपनी सुंदर आंखों से दूरी में देखने लगी। आध्यात्मिक लोक में लौटने के बाद उसके पास वह स्वतंत्रता और सहजता नहीं थी जो मानव लोक में थी। मानव लोक में चलने का कारण उसकी तलवार का अभ्यास करना था। मानव लोक में अनुभव के बाद उसने आखिरकार सहस्त्र तलवार के शरीर को समझ लिया। मानव लोक में 1.5 साल से अधिक समय तक रहने के बाद उसने बहुत कुछ देखा और सुना, लेकिन केवल एक व्यक्ति था जिसका उस पर सबसे बड़ा प्रभाव था। वह युवक जिसके पास तलवार कला में अनूठी अंतर्दृष्टि थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज यहां उसकी आभा महसूस होगी। इशिका को एहसास हुआ कि यह शायद एक भ्रम हो सकता है, लेकिन इसने उसे उस सुंदर युवक की याद दिला दी। मुझे नहीं पता कि इस जीवन में मैं तुम्हें आध्यात्मिक लोक में देख पाऊंगी या भविष्य में मैं केवल मानव लोक में नीचे जाकर तुम्हें दूर से देख सकती हूं। इशिका ने अपने दिल में आह भरी। अगर यह पहला है तो यह अच्छा है। कम से कम भविष्य में हमारा मिलन हो सकता है। अगर यह दूसरा है तो यह अफसोसजनक होगा। गोल्डन ऑनॉर्डर इंद्रपुर 8। गोल्डन ऑनॉर्डर कबीलों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एक विशाल शहर है। यह 10,000 मील के क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर है। इसकी समृद्धि मानव लोक के शाही शहर से कहीं अधिक है। विभिन्न पालतू राक्षस मार्शल आर्ट्स साधकों के लिए सवारी बन गए हैं और कुछ तो खेलने के पालतू जानवर भी बन गए हैं। रुद्र विराज के साथ पूरे रास्ते चला। ये कहना होगा कि काले पट्टी वाले शैतानी शेर की सवारी करने के फायदे थे। रास्ते में गुजरने वाले कई मार्शल आर्ट्स साधक रास्ता दे देते थे। आखिरकार
केवल चोल कबीला ही काले पट्टी वाले शैतानी शेर जैसे सवारी राक्षस को पालतू बना सकता है, और जो इसे सवारी कर सकते हैं वे चोल कबीले के सीधे वंशज हैं। रुद्र विराज के साथ बातचीत कर रहा था और साथ ही वह शहर के चारों ओर देख रहा था। गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर में सब कुछ था। खजाना हॉल। रुद्र ने एक परिचित मचान देखा, लेकिन यह मानव लोक के मचान से बड़ा और अधिक शानदार था। इस मचान को देखकर रुद्र को याद आया कि कुछ समय पहले शिवालिक पर्वत की ओर जाते समय खजाना हॉल के उपनिदेशक धर्मवीर द्वारा उसका पीछा किया गया था। रुद्र को अभी भी यह घटना याद थी। मेरा खजाना हॉल से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी मेरा पीछा किया गया। और जब धर्मवीर उस समय दूत इंद्रजीत से बात कर रहा था, उसने एक बार कहा था कि उसे मारने के लिए भेजा गया था, और जिसने धर्मवीर को भेजा था वह बहुत ऊंचे दर्जे का था। रुद्र सोच रहा था कि वह कौन है। धर्मवीर ग्रेट सिंहल राजवंश में खजाना हॉल का उपनिदेशक था। अगर उपनिदेशक उसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति कह सकता है, तो वह निश्चित रूप से खजाना हॉल में एक बड़ा व्यक्ति होगा। खजाना हॉल का एक बड़ा व्यक्ति वास्तव में मुझे निशाना बना रहा है। क्या इसका मेरे माता पिता से कोई संबंध है, या यह किसी और चीज के कारण है? रुद्र को नहीं पता था। बदला जरूर लिया जाना चाहिए, लेकिन पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने धर्मवीर को उसका पीछा करने के लिए भेजा था। रुद्र ने खजाना हॉल से अपनी नजरें हटाईं और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने अचानक एक और परिचित इमारत देखी। यह एक तलवार की तरह दिखती है, और इसमें से हल्की तलवार ऊर्जा भी निकल रही है। रोहिल मंडप। रुद्र आश्चर्यचकित दिखा। इंद्रपुर में वास्तव में एक रोहिल मंडप था? क्या खजाना हॉल और रोहिल मंडप हर जगह है? रुद्र को खजाना हॉल के बारे में पता था, क्योंकि यह आध्यात्मिक लोक के 10 क्षेत्रों में मौजूद था, और यहां तक कि 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में भी खजाना हॉल था। रोहिल मंडप के बारे में सुद्रस की स्मृति में यह नहीं है। अगर यह सिर्फ एक ही नाम होता तो रुद्र को आश्चर्य नहीं होता। मुख्य बात यह है कि इस रोहिल मंडप की उपस्थिति मानव लोक में देखे गए रोहिल मंडप के समान है, और लेआउट लगभग एक जैसा है, लेकिन यह मानव लोक के मंडप से कहीं अधिक शानदार है। रोहिल मंडप को देखते हुए रुद्र को उस प्रतिभाशाली तलवारबाज लड़की इशिका की याद नहीं आ सकी। उसने कहा था कि अगर भाग्य में होगा तो वे एक दूसरे से मिलेंगे। क्या यह वह जगह है जहां भाग्य है? रुद्र ने रोहिल मंडप की ओर देखा और नाजी में मौजूद ग्लेज्ड तलवार टोकन की याद आई। यह ईशिका द्वारा उसे रोहिल मंडप में प्रवेश और निकास के लिए प्रमाण पत्र के रूप में दिया गया था। अगर इंद्रपुर में रोहिल मंडप मानव लोक के रोहिल मंडप के समान है, तो ग्लेज्ड तलवार टोकन के साथ प्रवेश किया जा सकता है, और फिर इशिका का ठिकाना भी ढूंढा जा सकता है। यह सोचकर रुद्र काले पट्टी वाले शैतानी शेर को रोहिल मंडप की ओर ले जाने से खुद को रोक नहीं सका। रुद्र, यह रोहिल मंडप है। हर कोई इसे प्रवेश नहीं कर सकता। कृपया इसे नाराज न करें, ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। विराज जल्दी से रुद्र के सामने खड़ा हो गया और गंभीरता से कहा, रोहिल मंडप की उत्पत्ति असाधारण है, और सामान्य लोगों को इसके पास स्वतंत्र रूप से आने की अनुमति नहीं है। हमें तो छोड़ ही दें। यहां तक कि मेरे चोल कबीले के नेता को रोहिल मंडप के मालिक से मिलने के लिए पहले रोहिल मंडप के मालिक की सहमति प्राप्त करनी होगी। बचपन से चोल कबीले ने विराज और अन्य लोगों को सिखाया है कि गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर में किन लोगों को उकसाया जा सकता है और किन्हें नहीं। विराज को रोहिल मंडप, खजाना हॉल और कुछ अनूठी ताकतों द्वारा कड़ाई से चेतावनी दी गई थी कि इन ताकतों को स्वतंत्र रूप से नाराज न करें, अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। विराज को इस तरह देखकर रुद्र उसे शर्मिंदगी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने रोहिल मंडप की ओर देखा और भविष्य में अकेले होने पर ग्लेज्ड तलवार टोकन के साथ फिर से आने का अनुरोध किया। रुद्र ने रोहिल मंडप क्षेत्र में कदम रखने पर जोर नहीं दिया। विराज राहत की सांस नहीं ले सका और रुद्र को चोल कबीले में ले जाना जारी रखा। चोल कबीला इंद्रपुर के दक्षिण में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक पहुंचने में काले पट्टी वाले शैतानी शेर की सवारी करने पर भी एक पूरा दिन लग गया। इससे पता चलता है कि गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर कितना बड़ा है। आखिरकार मुख्य कबीले में वापस आ गया।
विराज ने उत्साहपूर्वक चोल कबीले के मुख्य कबीले की पट्टिका को देखा। सीधे वंशजों को 3 साल की उम्र में मुख्य कबीले में भेजा जाता है और 10 साल की उम्र के बाद वे 7 शहरों में लौट जाते हैं। सीधे वंशजों ने मूल रूप से अपना बचपन मुख्य कबीले में बिताया। वयस्क होने के बाद विराज को मुख्य कबीले में लौटने पर अनिवार्य रूप से थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। 7वें शहर से विराज, एक पुरुष की आवाज आई। एक समूह लोग काले पट्टी वाले शैतानी शेरों पर सवार होकर आए। नेता एक युवा महिला थी जो सुनहरे कवच पहने थी। यह युवा महिला उदासीन दिख रही थी और सीधे आगे की ओर देख रही थी। महिला के पास एक युवक था जो सुनहरे किनारे वाला चांदी का कवच पहने था। यह व्यक्ति विराज को चंचलता से देख रहा था। तुम कौन हो? विराज ने भौहें सिकोड़ लीं, यह महसूस करते हुए कि यह युवक परिचित लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। बस कुछ साल बीते हैं और तुम मुझे भूल गए। जब तुमने मेरी अवज्ञा की थी, मैंने तुम्हें पीटा था। तुम भूल तो नहीं गए, है ना? सुनहरे किनारे वाले चांदी के कवच वाले युवक ने हंसते हुए कहा। दूसरे शहर से आयांश। विराज का चेहरा अस्वाभाविक हो गया। याद आया? यह एक बहुत सुंदर स्मृति है। मुझे लगता है कि तुम इसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, है ना? आयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। कटकट। विराज ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और उसका चेहरा थोड़ा नीला और सफेद हो गया था। आयांश ने अपने मुंह के कोने को हल्के से हिलाया और विराज को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, जो उस समय इतने कायर थे, फिर भी गहन सत्य क्षेत्र में प्रगति कर सकते हो। यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। हालांकि तुम्हारी ढीली आभा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि तुमने अभी हाल ही में किया है। इस छोटी सी क्षमता के साथ तुम कबीले के अनुभव में भाग लेने की हिम्मत करते हो। तुम वास्तव में बहादुर हो। तुमने काफी कह लिया, विराज ने चिल्लाया। आयांश के शब्द बाधित हो गए। वह आश्चर्य से विराज की ओर देखने लगा और उसका चेहरा अचानक डूब गया। ओह, 7वें शहर में कुछ साल रहने के बाद मैं पहले से कहीं अधिक साहसी हो गया हूं। मेरी बात को रोकने की हिम्मत? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। आयांश, यहां समय बर्बाद मत करो। समूह का नेतृत्व करने वाली सुनहरे कवच वाली महिला ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं जानता हूं, मैं अभी आता हूं। आयांश ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर विराज की ओर एक बार फिर देखा। उसके मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हें बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि तुम मुझसे कबीले में न मिलो। ये कहते हुए उसने अपनी गर्दन पर कुछ बार इशारा किया, यह संकेत देते हुए कि वह विराज की गर्दन मिटाना चाहता है। विराज की आंखें लाल हो गईं और उसका गुस्सा उन्मत्त रूप से उभर रहा था। अगर उसके पास कुछ समझदारी बाकी न होती तो वह आयांश से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता। गहरी सांस लेने के बाद विराज ने अपने गुस्से को दबाया और फिर रुद्र से कहा, भाई रुद्र, अभी जो व्यक्ति था उसका नाम आयांश है। वह दूसरे शहर का सीधा वंशज है। वह कबीले में शीर्ष 20 में रैंक करता है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं और विराज की ओर देखा। क्या विराज चाहता है कि वह आयांश के खिलाफ कार्रवाई करे? यह बहुत छोटी बात होगी। जिस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है उसकी बहन विरुषा। अभी जो सुनहरा कवच पहने थी वह विरुषा थी। वह अत्यंत शक्तिशाली है और कहा जाता है कि कबीले में शीर्ष 3 में रैंक करती है। विशिष्ट रैंकिंग अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई है, इसलिए हमें इस बार कबीले के अनुभव के बाद सटीक रैंकिंग की प्रतीक्षा करनी होगी। विराज ने रुद्र से कहा। वैसे पाल कबीले से अभी खबर आई है। इस साल गुप्त साधना क्षेत्र के लिए केवल 7 स्थान हैं। केवल एक बाहरी कबीले को दिया गया है और 6 आंतरिक कबीले के लिए आरक्षित हैं। क्या यह पहले 10 नहीं थे? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे नहीं पता कि इसे अचानक क्यों बदला गया। पहले अगर 10 होते तो 3 विदेशियों को दिए जाते, लेकिन अब केवल एक ही दिया जा सकता है। विराज ने असहाय रूप से कहा। अगर पहले 3 होते तो इसके लिए लड़ने का अच्छा मौका होता, लेकिन अब अगर केवल एक है तो प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होगी। भाई रुद्र, मुझे नहीं पता था कि कबीले में संख्या अचानक बदल जाएगी। विराज ने कुछ अपराध बोध के साथ कहा। तुम्हें अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जब समय आएगा तब हम इसके लिए लड़ेंगे, रुद्र ने कहा।
आपके समझने के लिए धन्यवाद भाई रुद्र। विराज ने सिर हिलाया। बाद में रुद्र विराज के साथ चोल कबीले में प्रवेश किया। रुद्र ने पाया कि उसके अलावा गहन सत्य क्षेत्र के 2 मार्शल आर्ट्स साधक इंतजार कर रहे थे। वे 7वें शहर के अतिथि अधिकारी थे, जिन्हें यहां विराज के साथ प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए व्यवस्थित किया गया था। युवा मास्टर, दोनों अतिथियों ने जल्दी से हाथ जोड़े। यह भाई रुद्र हैं। वह आपके साथ मेरे साथ प्रशिक्षण में भाग लेंगे। विराज ने रुद्र को दोनों अतिथियों से परिचित कराया। दोनों अतिथि मंत्रियों ने रुद्र को हल्के से सिर हिलाया और फिर रुद्र की ओर नहीं देखा। आखिरकार वह केवल हेदान क्षेत्र में था। वह कितना मजबूत हो सकता था? जाहिर तौर पर वह विराज द्वारा बाहर बनाए गए दोस्तों में से एक था, स्पष्ट रूप से मूल पुरस्कार के लिए घुसपैठ करने वाला। चोल कबीला उन विदेशी मार्शल आर्ट्स साधकों के लिए अभी भी बहुत उदार है जो प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। जब तक वे सीधे वंशज के साथ प्रशिक्षण में भाग लेते हैं, तब तक विदेशी मार्शल आर्ट्स साधक आधा एमेथिस्ट आत्मा पत्थर पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस बार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 20 से अधिक सीधे वंशज हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 3 विदेशी मार्शल आर्ट्स साधक लाने की अनुमति है, जो 60 से अधिक लोगों के बराबर है। इन लोगों को केवल पुरस्कार के रूप में 30 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर दिए जाते हैं। इस समय एक लंबे बालों वाला युवक अंदर आया, विराज को हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते यंग मास्टर। तुम कौन हो? विराज ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं सूरज हूं, मास्टर देवराज का अनुयायी और प्रशिक्षण में भाग लेने वाला एक विदेशी भी हूं। मैं यहां इन तीनों के साथ एक मामले पर चर्चा करने आया हूं। सूरज ने जल्दी से कहा। ठीक है, आगे बढ़ो। विराज ने सिर हिलाया। देवराज कबीले में शीर्ष 3 लोगों में से एक है और वह मुख्य कबीले का सीधा वंशज भी है। इसलिए विराज स्वाभाविक रूप से अपने अनुयायियों को कुछ सम्मान देना चाहता है। आप तीनों वे विदेशी हैं जो मास्टर विराज के साथ भाग ले रहे हैं, है ना? बिना समय बर्बाद किए इस बार 72 विदेशी भाग ले रहे हैं और चोल परिवार कुल 36 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर पुरस्कार देगा, प्रत्येक को आधा। सूरज ने कहा, अब आपके पास 2 विकल्प हैं। एक है हमारे दांव में भाग नहीं लेना और अपनी आधी राशि लेना। दूसरा है दांव में भाग लेना। अगर आप काफी मजबूत और भाग्यशाली हैं, तो आप न केवल अपनी आधी एमेथिस्ट आत्मा पत्थर वापस ले सकते हैं, बल्कि और भी प्राप्त कर सकते हैं। दांव? क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? दोनों अतिथियों ने पूछा। उनका लहजा सूरज के प्रति भी काफी विनम्र था। आखिरकार वह देवराज के करीबी व्यक्ति था और अगर संभव हो तो उन्हें उसे नाराज करने से बचना चाहिए। क्या इस बार गुप्त साधना क्षेत्र में प्रवेश के लिए केवल एक कोटा नहीं है? इस कोटे को प्राप्त करने के लिए विदेशियों में प्रथम स्थान जीतना होगा। इसलिए मैंने एक खेल बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति के पुरस्कार की आधी एमेथिस्ट आत्मा पत्थर को एक साथ दबाया जाएगा। जो अंत में विदेशियों में प्रथम स्थान जीतेगा, वह न केवल गुप्त साधना क्षेत्र में स्थान प्राप्त करेगा, बल्कि सभी एमेथिस्ट आत्मा पत्थर भी प्राप्त करेगा, सूरज ने कहा। गहन सत्य क्षेत्र के दोनों अतिथि थोड़े हिल गए। आधा एमेथिस्ट आत्मा पत्थर ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन यह उनके लिए भी एक बड़ा लाभ है। 36 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर एक विशाल धन होगा। इसके अलावा अगर आप गुप्त साधना क्षेत्र में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तो यह एक बड़ा लाभ होगा। अगर हम युवा मास्टर्स के साथ स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हम निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर हम विदेशी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हर किसी को मौका मिलेगा, सूरज ने प्रोत्साहित किया। ऐसे में मैं भाग लूंगा। मैं भी शामिल होता हूं। दोनों अतिथियों ने एक के बाद एक जवाब दिया। वे मूल रूप से गुप्त साधना क्षेत्र के लिए आए थे। चूंकि उनके पास 36 एमेथिस्ट आत्मा पत्थर प्राप्त करने का अवसर था, वे स्वाभाविक रूप से इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर वे हार गए, तो वे अधिकतम आधा एमेथिस्ट आत्मा पत्थर खो देंगे। क्या आप दोनों कृपया एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? सूरज ने कलम और स्याही निकाली और दोनों अतिथियों ने जल्दी से इसकी जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने कलम और स्याही पर निशान लगाया। मुझे नहीं पता कि यह छोटा भाई भाग लेगा।
सूरज ने रुद्र की ओर देखा और उसने बस औपचारिक रूप से पूछा। आखिरकार रुद्र केवल डैन क्षेत्र में था, इसलिए वह शायद आधा एमेथिस्ट आत्मा पत्थर प्राप्त करने के लिए घुसपैठ कर रहा था। मुझे गिनो, रुद्र ने जवाब दिया। दोनों अतिथियों ने कुछ आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र भाग लेने की हिम्मत करेगा। यह लड़का केवल हैदान क्षेत्र में था, फिर भी उसमें इतनी साजिश थी। क्या यह नवजात बछड़ा बाघ से डरता नहीं है? छोटे भाई, तुम बहुत बहादुर हो। सूरज रुद्र की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, वह अपने दिल में रुद्र की मूर्खता पर हंस रहा था। गुप्त साधना क्षेत्र में प्रवेश के लिए एकमात्र कोटा गहन सत्य क्षेत्र के मार्शल आर्ट्स साधकों द्वारा प्रतिस्पर्धा किया जाना चाहिए। जो लोग मूल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आते हैं, वे अभी भी गुप्त साधना क्षेत्र में प्रवेश के लिए एकमात्र कोटा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है, लेकिन यह सूरज के लिए भी अच्छी बात है। ज्यादातर एमेथिस्ट आत्मा पत्थर हैं। रुद्र के चित्रण के बाद सूरज चला गया और अन्य क्षेत्रों में गया। जाहिर तौर पर वह अन्य लोगों को ढूंढना चाहता था। भाई रुद्र, आप लोग यहाँ थोड़ा आराम करें। मैं कुछ भाइयों और बहनों को नमस्ते कहने जा रहा हूँ और स्थिति के बारे में पता लगाने जा रहा हूँ। विराज ने रुद्र और अन्य लोगों से कहा। फिर वह उन्हें ले गया। रुद्र ने पालथी मारकर बैठ गया। उसकी चेतना प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डूब गई और उसने समय का लाभ उठाते हुए अभ्यास जारी रखा। जैसे जैसे तलवार मार्शल आर्ट्स की संख्या शिखर स्तर तक पहुंचती गई, तलवार का इरादा तेज और तेज होता गया और इसकी शक्ति और मजबूत होती गई। तलवार कला में उनकी उपलब्धियां भी धीरे धीरे बढ़ती गईं। रुद्र निश्चित रूप से गुप्त साधना क्षेत्र में स्थान प्राप्त करेगा। वह वहां 2 साल तक अभ्यास करेगा और बाहर की दुनिया में केवल 20 दिन बीतेंगे। यह 2 साल का समय बचाने के बराबर है। प्राचीन गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर उस चीज के बारे में हाल ही में कोई हलचल हुई है? रुद्र ने सुद्रस से पूछा। अभी तक नहीं, लेकिन तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा मार्शल आर्ट्स पहले से ही तलवार किंग क्षेत्र में है, लेकिन तुम्हारी साधना अभी भी हैदान क्षेत्र में है। तुम्हें जल्द से जल्द अधिक प्रशिक्षण संसाधन ढूंढने चाहिए ताकि अपनी साधना को सुधार सकें, सुद्रस ने कहा। अधिक प्रशिक्षण संसाधन? वैसे क्या तुमने भी आध्यात्मिक लोक में एक आश्रम नहीं छोड़ा था? रुद्र को अचानक सुद्रस के आध्यात्मिक लोक में आश्रम की याद आई। ऐसा लगता है कि एक छोड़ा गया था, लेकिन मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वह कहाँ है। वह स्मृति खो गई है। सुद्रस ने सिर हिलाया। ध्यान से याद करो और देखो कि क्या तुम्हें याद आ सकता है, रुद्र ने कहा। सुद्रस ने तलवार के मार्ग में अत्यंत उच्च उपलब्धियां हासिल की हैं। अब उनके पास केवल एक अवशिष्ट आत्मा है और कई स्मृतियां गायब हैं। विशेष रूप से वे शक्तिशाली तलवार कौशल, उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं है, वरना रुद्र ने बहुत पहले उन शक्तिशाली तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू कर दिया होता। पवित्र स्तर के तलवार मार्शल आर्ट्स सुद्रस के पास स्वयं है और एक से अधिक, लेकिन अब उनकी स्मृति अपूर्ण है और वे तलवार मार्शल आर्ट्स कौशल भी अपूर्ण हो गए हैं। अगर तुम सुद्रस द्वारा आध्यात्मिक लोक में छोड़े गए आश्रम को ढूंढ सकते हो, तो तुम न केवल सुद्रस द्वारा छोड़े गए कुछ खजानों को प्राप्त कर सकते हो, बल्कि आश्रम से सुद्रस के अपूर्ण पवित्र तलवार मार्शल आर्ट्स कौशल को भी बहाल कर सकते हो। स्वर्गीय तलवार की शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है। अगर उसके पास पवित्र तलवार मार्शल आर्ट्स हैं, तो रुद्र निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को उच्च स्तर तक मार सकता है। बेशक पवित्र स्तर के तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए तलवार के मार्ग में तलवार सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना होगा। रुद्र के लिए तलवार किंग क्षेत्र दूर नहीं है। जब तक वह इस बार गुप्त साधना क्षेत्र में स्थान जीत लेता है और 2 साल तक अभ्यास करता है, वह शेष तलवार कौशल को शिखर स्तर तक पहुंचा सकता है और तलवार के मार्ग में सीधे तलवार किंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। मुझे याद आया, सुद्रस ने अचानक कहा। कहाँ? रुद्र ने जल्दी से पूछा। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि यह कहाँ है, लेकिन यह निश्चित रूप से पूर्वी सीमा में है, क्योंकि मैं अतीत में अक्सर
पूर्वी सीमा की यात्रा करता था। सुद्रस ने कहा, तुमने जो कहा वह न कहने के समान है। रुद्र ने चुपचाप कहा, पूर्वी सीमा कितनी बड़ी है? क्षेत्र अज्ञात है, और यहां तक कि सुद्रस को भी पूरी पूर्वी सीमा की यात्रा करने में दशकों लग जाते, और वह भी बिना रुके। इस पूर्वी सीमा में एक आश्रम ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। बेशक इसमें अंतर है। अगर यह किसी और का आश्रम होता तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे नहीं ढूंढ पाता, लेकिन मैं अपने आश्रम को अभी भी महसूस कर सकता हूं। जब तक तुम आश्रम के 100 मील के दायरे में हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, सुद्रस ने कहा। यह सिर्फ समुद्र में सुई ढूंढने से थोड़ा बेहतर है। रुद्र ने सिर हिलाया। मुझे याद है कि उस जगह में एक बहुत ही अनूठा पर्वत है। पर्वत का आकार एक ड्रैगन के सिर जैसा है। पूर्वी सीमा में ड्रैगन हेड प्रकार के पर्वत ज्यादा नहीं होने चाहिए, सुद्रस ने कहा। ड्रैगन हेड पर्वत? रुद्र की आंखें चमक उठीं। अगर कोई संदर्भ था तो इसे ढूंढना आसान होगा। जब तक वह एक ड्रैगन हेड प्रकार का पर्वत ढूंढ लेता और सुद्रस की 100 मील के भीतर की संवेदना के साथ वह मूल रूप से इसे ढूंढ सकता था। एक धीमी आवाज में हॉर्न बजा। विराज जल्दी से अंदर दौड़ा और रुद्र और अन्य लोगों से कहा, भाई रुद्र, आप 2 और लोग, प्रशिक्षण शुरू हो गया है, कृपया मेरे साथ अंदर आए। युवा मास्टर, क्या यह इतनी जल्दी शुरू हो रहा है? वैसे इस अनुभव की सामग्री क्या है? दोनों अतिथियों ने पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता। हमें पहले हॉल में प्रवेश करना होगा और कबीले के बुजुर्गों को घोषणा करने देना होगा। विराज ने हल्के से सिर हिलाया। पिछले अनुभव प्रशिक्षण पहले से ही निर्धारित किए गए थे। किसी कारण से इस साल से यह निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि कबीले के बुजुर्गों की घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही थी। नियमों में बदलाव होने के बाद यह विराज के लिए और भी नुकसानदायक था। वह पहले से ही नुकसान में था, लेकिन अब जब सामग्री नहीं पता थी तो यह और भी मुश्किल था। रुद्र और दोनों अतिथि विराज के साथ अस्थायी निवास से निकले। हॉर्न की आवाज के तहत चोल कबीला मुख्य हॉल की ओर दौड़ा। जल्द ही रुद्र और अन्य लोग मुख्य हॉल के सामने पहुंच गए। मुख्य हॉल का चौक पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और युवा शामिल थे। वे सभी चोल कबीले के सदस्य थे। जो लोग प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रहे थे, वे पहले से ही आसपास बिखर चुके थे। केवल प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सीधे वंशज और उनके द्वारा लाए गए लोग चौक के केंद्र में खड़े थे। विराज और रुद्र सबसे नीचे खड़े थे। रैंकिंग क्षमता के आधार पर थी। जिनकी ताकत कम थी वे केवल अंत में खड़े हो सकते थे, जबकि जिनकी ताकत मजबूत थी वे सामने खड़े हो सकते थे। हॉर्न 9 बजा और फिर रुक गया। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति हवा में बाहर निकला। इस व्यक्ति ने चोल कबीले के बुजुर्ग की अनूठी मार्शल वस्त्र पहनी थी, और उसने अनजाने में जो आभा छोड़ी वह अत्यंत भयानक थी। 5 कबीलों के बुजुर्ग को देखें। विराज और अन्य लोगों ने जोर से सलाम किया। सब लोग स्वतंत्र हैं। 5 कबीलों के बुजुर्ग ने अपने हाथों को दबाया और फिर कहा, मैं इस साल के एक ही कबीले के अनुभव प्रशिक्षण की अध्यक्षता करूंगा। सामान्य नियम पिछले वर्षों के समान हैं, और आपके अनुभव के आधार पर आपको ग्रेड दिया जाएगा। जितना अधिक स्कोर, उतनी ही उच्च रैंकिंग आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगी। आप में से प्रत्येक 3 विदेशी दोस्तों को भाग लेने के लिए ला सकता है। विदेशी जातियों से घनिष्ठ दोस्ती करना न केवल आपके महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक है, बल्कि मेरे चोल कबीले की परंपरा भी है। आपके दोस्तों की क्षमता भी आपके स्कोर से संबंधित होगी। इस साल विदेशी दोस्तों का स्कोर आपके स्कोर का 30% होगा। इन शब्दों के निकलते ही आसपास हंगामा मच गया। क्या पिछले वर्षों में यह केवल 10% नहीं था? इस साल यह 30% क्यों पहुंच गया? नियम इतने बदल गए हैं? चोल कबीले के लोग बात करने लगे। पहले यह केवल 10% था, इसीलिए रेटिंग पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। जब तक आप काफी मजबूत थे और 90% की उच्च रेटिंग थी, तो यह शीर्ष पर आने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस साल अलग है। 30% स्कोर विदेशियों पर अधिक निर्भर करेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही सीधे शिष्य स्वयं सबसे मजबूत न हो, अगर उनके द्वारा लाए गए दोस्त काफी मजबूत हैं, तो उनके पास अभी भी पहली रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका हो सकता है।
कुछ सीधे शिष्य नाखुश दिखे, क्योंकि उनके द्वारा लाए गए लोग या तो सिर्फ भरपाई कर रहे थे या उनकी क्षमताएं औसत थीं। इस साल के नियमों के अनुसार यह निश्चित रूप से उनके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। कबीले के बुजुर्ग, इस साल नियम बहुत बदल गए हैं। हमारे परिणामों का 30% विदेशियों पर क्यों निर्भर करना पड़ता है? किसी ने असंतुष्ट आवाज में कहा। हाँ, 30% ग्रेड विदेशियों द्वारा क्यों तय किए जाने चाहिए? कुछ अन्य लोगों ने भी बोलना शुरू किया और अचानक आसपास बहुत शोर हो गया। शांत। 5 कबीलों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे सभी के कानों में दर्द होने लगा। मूल रूप से शोर भरा चौक जल्दी से शांत हो गया। 5 कबीलों के बुजुर्ग ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर जोर से कहा, इस साल नियम बदलने का कारण यह है कि हमने पाया कि हमारे पूर्वजों की आज्ञाएं धीरे धीरे भावी पीढ़ियों द्वारा उपेक्षित की जा रही है। कई लोग हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई आज्ञाओं को भूलने लगे हैं। वे भूल गए हैं कि हमारा चोल कबीला अब तक जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर था। मेरा चोल कबीला उस समय लगभग नष्ट हो गया था। अंत में यह इसलिए था क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कई दोस्त बनाए और दूसरों के प्रति दया दिखाई। अंत में एक शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे हमारे पूर्वजों ने बचाया था, आगे आया और हमारा चोल कबीला जीवित रह सका। उस क्षण से मेरे चोल कबीले की आज्ञा यह रही है कि कबीले के वंशजों को दोस्त बनाना होगा और दया का बदला देना होगा। इसलिए हमने कबीले के नेता के साथ चर्चा की है। इस साल से सीधे शिष्यों द्वारा लाए गए विदेशी दोस्तों का स्कोर 30% होगा। 5 कबीलों के बुजुर्ग की बात सुनने के बाद चोल कबीले के सभी लोग फिर से बात करने लगे, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि आपत्ति उठाने का कोई मतलब नहीं था। यह कबीले के बुजुर्गों और कबीले के नेता द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा का परिणाम था। समय लगभग हो गया है। अब हम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार हैं। प्राचीन संरचना अंतरिक्ष खोल दिया गया है। आपका केवल एक मिशन है और वह है अपने द्वारा लाए गए विदेशी दोस्तों के साथ घाटी के प्रवेश द्वार से शुरू करना और 3 घंटे के भीतर घाटी के दूसरे निकास तक पहुंचना। इस दौरान आपको स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। नियम पहले की तरह ही है। आप लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इच्छानुसार हत्या नहीं कर सकते। हमने घाटी में कुछ चीजें रखी हैं, जिनमें अमृत, आध्यात्मिक हथियार और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। क्या आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। 5 कबीलों के बुजुर्ग ने जोर से कहा, अमृत, आध्यात्मिक हथियार। भाग लेने आए कुछ विदेशियों की आंखें चमक उठीं। विराज के पास के दोनों अतिथियों की आंखों में भी लालच दिखाई दिया। पिछले नियमों के अनुसार प्रशिक्षण मैदान में रखे गए अमृत और आध्यात्मिक हथियार निश्चित रूप से अच्छी चीजें हैं। आखिरकार चोल कबीले के हाथ में जो कुछ भी आता है वह बहुत बुरा नहीं होगा। ठीक है, अब और बकवास नहीं। 20 प्रवेश द्वार हैं और केवल एक निकास है। आप किस प्रवेश द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। 5 कबीलों के बुजुर्ग ने अपना हाथ लहराया। तुरंत नेता देवराज पहले से ही लोगों को टेलीपोर्टेशन संरचना में ले जा चुका था और अन्य लोग इसे देखकर पीछे चल पड़े। कोई भी देरी करने की हिम्मत नहीं करता। एक पल की देरी करने से आपका समय का लाभ खो जाएगा। चलो जल्दी, पीछे मत रहो। विराज ने जल्दी से रुद्र और अन्य लोगों को टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर ले गया। हालांकि उसे उच्च परिणामों की उम्मीद नहीं थी, वह सबसे नीचे भी नहीं रहना चाहता था। आखिरकार रैंकिंग उसके भविष्य से संबंधित है। अगर रैंकिंग बहुत कम है तो भले ही वह सीधा वंशज हो, कबीला उसे बहुत अधिक प्रशिक्षण संसाधन नहीं देगा और भविष्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से रुद्र विराज के साथ प्राचीन सरणी अंतरिक्ष में पहुंचा। यह प्राचीन सरणी अंतरिक्ष एक विशेष आध्यात्मिक हथियार है जो इसमें विभिन्न विशेष इलाकों को बना सकता है। क्षेत्र का आकार प्राचीन सरणी अंतरिक्ष की गुणवत्ता से संबंधित है। पहाड़ों और नदियों को समायोजित करने वाला प्राचीन सरणी अंतरिक्ष उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। रुद्र और उसका समूह एक घाटी के प्रवेश द्वार पर था। जब आप बाद में अंदर जाएं तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ रहें। अकेले मत जाओ। हम पहले एक दिशा में देखेंगे,
अगर हमें नहीं मिला तो हम अन्य दिशाओं में देखेंगे, विराज ने कहा। प्राचीन सरणी अंतरिक्ष सभी के लिए निष्पक्ष है। कोई नहीं जानता कि निकास कहाँ है और केवल भाग्य पर निर्भर करके इसे ढूंढ सकता है। जब रुद्र और उसका समूह घाटी में कदम रखने वाले थे, 4 आकृतियां आकाश से नीचे गिरीं और टेलीपोर्टेशन सरणी में उतरीं। टेलीपोर्टेशन संरचना से बाहर आने वाले 4 लोगों को देखकर विशेष रूप से नेता को विराज का चेहरा तुरंत बदल गया। विराज, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। 20 टेलीपोर्टेशन प्रवेश द्वारों में से कोई भी नहीं भेजा गया, लेकिन हम एक साथ भेजे गए। सुनहरे किनारे वाला चांदी का कवच पहने अयांश ने तुरंत हंसते हुए विराज को दुर्भावनापूर्ण ढंग से देखा। वैसे क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? तुम भूल तो नहीं गए, है ना? तुम निश्चित रूप से नहीं भूले होंगे, वरना तुम्हारा चेहरा इतना भद्दा क्यों होता? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अधिकतम अपंग कर दूंगा। वैसे मैं तुम्हें वह याद दिला दूंगा जो मैंने उस समय कहा था। मैंने कहा था, तुम्हें बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि तुम मुझसे प्रशिक्षण में न मिलो। क्या हुआ? तुम बहुत बदकिस्मत थे कि तुम मुझसे मिल गए, और मुझे तुम्हारे अभी के व्यवहार पर बहुत गुस्सा है। तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की। अयांश ने बोलते हुए अपना चेहरा क्रूर कर लिया।